कोई भी क्यूरियस स्टूडेंट अगर हुआ, ठीक है, तो आप लोग सर खुद से बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है, आप खुद से अपने आप ही एनालिसिस करके उसको लिख सकते हो। मेरे को एक बात समझाना और ये डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। आई एम सो सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे को पता है मैं भूल जाऊंगा और ये मैं बात बोल नहीं पाऊंगा आपसे, एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर करियर डायरेक्टली एज एन रिसर्च एनालिस्ट। सुनना। सो टुडे we'll start macroeconomic analysis, or rather than we'll try to understand various macroeconomic indicators. क्या अगर मैं मल्टीपल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और उन इंडिकेटर्स का इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी अगर ये समझ जाता हूं, तो क्या मैं कुछ हद तक मुझे पता चल जाएगा कि इकोनॉमी की करंट स्टेट क्या है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट। यस वकास, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अगर क्वेश्चन ये है कि क्या जो मेट्रिक आप यूज करोगे, इज इट ओनली इंडिया स्पेसिफिक मेट्रिक और इट कैन एप्लीकेबल टू एनी कंट्री, राइट? इट कैन एप्लीकेबल टू एनी कंट्री. It's not India specific metric only, because what we are doing over here is we are trying to assess what different macroeconomic what different macroeconomic indicator means and how they impact stock market directly or indirectly. ठीक है, डन? आर यू ऑल विथ मी? नंबर वन। नंबर टू जस्ट अ मिनट। नंबर टू आप मेरे को एक बात बताओ, यूजुअली जब इकोनॉमी एनालिसिस की बात आती है एंड स्पेशली मैक्रो इकोनॉमी एनालिसिस की बात आती है, तो मैंने आपको बताया है और अभी आप देख भी लोगे 3 महीने के अंदर अंदर, जनवरी फर्स्ट वीक से लेकर के जनवरी फोर्थ वीक तक ऑलमोस्ट जितने भी बड़े एमएनसी बैंक्स होते हैं, ठीक है, वो अपना अपना आउटलुक इशू करते हैं। आउटलुक मतलब अकॉर्डिंग टू देम how does the world economy will look like in 2024. According to them, what all the assets or what all the what all the countries that will outshine or outperform uh, in the year to come, right? या फिर वो लोग एब्सोल्युटली जस्ट, या फिर, ठीक है, या फिर या फिर वो लोग, आप देखेंगे अजय बग्गा सर भी आउटलुक देते हैं, बहुत सारे लोग आउटलुक देते हैं, ठीक है। और फिर कुछ इकोनॉमी अपडेट्स आती हैं। इकोनॉमी अपडेट्स मतलब जैसे ही गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी, क्या सब लोगों को पता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? ईच एंड एवरी वन ऑफ यू समझ रहे हो? बेसिक तो पता ही है, बेसिक तो पता ही है। नहीं नहीं ठीक है, नहीं भी पता है तो विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। हर मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो बड़े रिसर्च हाउस होते होंगे, क्या वो अपने अपने इकोनॉमी अपडेट निकालते होंगे? क्या मॉनेटरी पॉलिसी के पहले भी निकालते होंगे कि उनके क्या एक्सपेक्टेशन है? समझ रहे हो? क्या मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी सेम यही चीज होती है क्या? स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्चुअल, कि जनता को लग रहा था कि ऐसा होगा और शशिकांत दास साहब या गवर्नर ने आके फुल टॉस बॉल डाल दी। यस और नो एवरीवन? आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वो है ना, उस लेवल पे जाके मेरे को रिपोर्टिंग नहीं करनी है। मैं आपको यहाँ पर ये रिपोर्ट नहीं बताऊंगा बनाना कि आप एक, मेरा सिर्फ अपना सिर्फ इतना फंडा है यहाँ पर, वी नीड टू असेस ओवरऑल इकोनॉमी कैसी चल रही है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी विल स्टार्ट। चलिए, नहीं अब लैग वैग नहीं है। हाँ हाँ, आई डू दैट, डोंट वरी बका। इधर ध्यान दें, एक होता है अपना नॉर्मली टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच ऑफ एनालिसिस और टॉप डाउन अप्रोच ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स, ठीक है। अब टॉप डाउन अप्रोच इफ विल गो, तो हाउ डज इट वर्क, ठीक है। और ये आपने कई बार हजारों बार सुना होगा, आई विल नॉट जस्ट रिपीट इट। दिस इज इकोनॉमी, दिस इज सेक्टर,
एंड दिस इज कंपनी। हमने क्या उल्टा स्टार्ट करा क्या? हमने कंपनी पे फोकस करा, फिर हमने सेक्टर पे फोकस करा, फिर हमने इंडस्ट्री पे फोकस मतलब इकोनॉमी पे फोकस करा। सेक्टर इंडस्ट्री एक ही बात है, ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक गोला और बना लेना। समझ रहे हो? टोबैको सेक्टर हो गया, सिगरेट इंडस्ट्री हो गई। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरा काम एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो इस पार्ट पे रहेगा। ठीक है, बट सिंस इस पोर्शन को मेरी कंपनी को इंपैक्ट करता है सेक्टर और इकोनॉमी, तो आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि उनमें क्या चल रहा है, दैट टू मोटा मोटा। ठीक है, और जितने इंडिकेटर्स आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, अगर आपने उतने भी समझ लिए एंड यू आर रीडिंग एनी आर्टिकल रिटन बाय एनी इकोनॉमिस्ट ऑन on the condition of economy, or you are reading any report on economy, आई बिलीव दैट विल बी मोर देन इनफ। आपको इंटरप्रेट करते बनेगा, आपको समझते बनेगा। अगर किसी को और डीप डाइव करना है तो देर आर हंड्रेड्स, मतलब इट इज एंडलेस टॉपिक, राइट? लोग पीएचडी कर जाते हैं तो भी खत्म नहीं होता है। मेरे को एक बात बताओ, क्या मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बिजनेसेस को इंपैक्ट करता है क्या? मैक्रो इकोनॉमी क्या बिजनेस को इंपैक्ट करता है क्या? लाइक फॉर एग्जाम्पल एक मेरे को कोई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बता दो, कोई सा भी रैंडमली आपके हिसाब से। जीडीपी इज द, यस एब्सोल्युटली। लोन इंटरेस्ट रेट भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। पेरोल है, वेरी गुड। बैलेंस ऑफ पेमेंट है, फॉरेक्स रिजर्व्स है, फॉरेक्स रिजर्व्स है ना? इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ट्रेजरी रेट है, वेरी गुड। कंजम्पशन, ऑयल प्राइस है, पर कैपिटा इनकम है, ट्रेड अग्रीमेंट है, सुनिए मेरी बात, पॉलिसी है। क्या कैपिटल स्पेंडिंग भी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वेरी गुड। क्या रेनफॉल भी इंपैक्ट करती है क्या? आप सोचो, अच्छी रेनफॉल आई तो निफ्टी भागेगा, बुरी रेनफॉल आई तो ये होगा। आप सब समझ रहे हो आप? ठीक है, फार्मर इंपैक्ट करते हैं, वो सब समझेंगे अपन आज इस टॉपिक में। ठीक है, जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये सब चीज़ों को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, तो सिर्फ आपका भ्रम था कि आपको इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करना नहीं आता, और आपने सिर्फ ट्राई नहीं करा था आज तक। ठीक है, कई सारे लोग होंगे जिनके लिए इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हर्तिका जी। WPI, CPI, लिटरेसी, पॉपुलेशन, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डिफरेंट सोर्सेज है जहां से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, कोई भी इकोनॉमी कोई भी इकोनॉमी अगर ज्यादा बड़ी है, ठीक है, अगर ज्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी है, तो उस इकोनॉमी में परसेप्शन ऑफ रिस्क कम होगा या ज्यादा होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये क्लिक करिए ना, तो आप पूरा वैल्यूएशन तोड़ के रख दोगे फ्यूचर में। क्या होगा? परसेप्शन ऑफ रिस्क। मैं रिस्क कम होने की, मैं क्या एक्चुअल रिस्क कम होने की बात कर रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, परसेप्शन ऑफ रिस्क। क्या परसेप्शन ऑफ रिस्क कम होगा? कम होगा। तो अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है, ठीक है, इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है, तो क्या परसेप्शन ऑफ रिस्क कम हो जाएगा? समझना, जहां परसेप्शन ऑफ रिस्क कम होता है, वहां पर क्या एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड कम होता है या ज्यादा होता है? सोच के बताइए। अगर परसेप्शन ऑफ रिस्क ही कम है आपका, तो रिवॉर्ड ज्यादा मांगोगे कम मांगोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? रिवॉर्ड कम हो जाएगा। इंडिया जैसा मार्केट है, सुनिए मेरी बात, इंडिया जैसा मार्केट है आज के टाइम पर, क्या रिलेटिवली, और यहां पर क्या आप आइसोलेशन में बात कर सकते हो? कभी नहीं। ठीक है, कि इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, नहीं। इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इन रिलेशन टू विच इकोनॉमी, राइट? इन रिलेशन टू विच कंट्री? So India is a stronger economy in relation to Nigeria, but lesser than USA, right? तो we fall in between as of now। ठीक है, हमारी इकोनॉमी क्या स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रही है? क्या अचीविंग स्ट्रेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? इट विल हैपन इन नेक्स्ट 50-60 years, डोंट वरी। ठीक है, इट विल हैपन बिफोर यू डाई। ठीक है, तो यू विल सी दैट, डोंट वरी। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, इमर्जिंग मार्केट्स, मैं इनको बोल सकता हूं अभी के लिए इमर्जिंग मार्केट्स हैं, मैं इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में डालता हूं। अभी के लिए मैं एक ही ब्रैकेट में डालता हूं। क्या परसेप्शन ऑफ रिस्क इंक्रीज होता है क्या इस जगह पर? परसेप्शन ऑफ रिस्क, अगर मैं ये कैटेगराइजेशन कंट्री वाइज ना करते हुए डेवलप्ड और डेवलपिंग का करता, इमर्जिंग का करता, तो ऐसे ही करता, और उसके अगेंस्ट में क्या रिवॉर्ड भी बढ़ जाएगा? क्या आप सोचो, क्या यही होता है कि एग्जैक्टली जब आप S&P 500 में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो ही इज सेटिस्फाइड विद 6%, 7%, 8%, राइट? बट वेन दे आर इन्वेस्टिंग इन निफ्टी, राइट, दे वॉन्ट 14%, 15% ऑफ द रिटर्न।
Similarly, they are investing in Nigeria, say for example, more political instability, higher political unstable country, right? They might expect 18-20% return. Yes or no? Yes और नो? देखो यार, सिंपल सी बात है, एशिया में अगर आप अभी देखोगे तो सबसे वर्स्ट इकोनॉमी कौन सी है एशिया में, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर? नहीं, पाकिस्तान कैसे हो गया वर्स्ट इकोनॉमी साउथ ईस्ट एशिया में? अफगानिस्तान कैसे हो गया वर्स्ट वर्स्ट इकोनॉमी? अबे इंडोनेशिया कुछ भी बोल रहे हो यार, श्रीलंका है, सिंपल सी बात है। अरे इतना देखा ना आपने, सब कुछ तो हो चुका है, समझ रहे हो? इतना देखा आपने, सब कुछ तो हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि श्रीलंका स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, पैसा डालना है, तो ये तो लॉटरी के टिकट खरीदने जैसे ही हो गया। अरे लॉटरी का टिकट खरीदने जैसे ही हो गया ना, मतलब यू आर रेडी टू लूज इंटायर मनी। क्या पूरा पैसा रिस्क पे लगाने तैयार हो क्या? बिल्कुल तैयार हो। सिमिलरली, अगर मैं बोलता हूं आपको कि आपको केएसी में, केएसी 50 या केएसी 100 के अंदर पैसा डालना है, व्हाट इज केएसी 100? केएसी 100 क्या है, कौन सा एक्सचेंज है? एब्सोल्युटली कराची स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डालना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट, राइट? तो नाउ इट माइट नॉट बी द टिकट ऑफ लॉटरी एज कंपेयर टू श्रीलंका, बट यू विल स्टिल डिमांड अ हायर प्रीमियम एज कंपेयर टू यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। मतलब आप बोलोगे कि नहीं, मेरे को मिनिमम 22-23% रिटर्न चाहिए बिकॉज मेरा पैसा रिस्क पे लगा हुआ है, राइट? एनीथिंग कैन हैपन विद द कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है? और बॉस, क्या आपको पता है देयर इज अ गुड नंबर ऑफ इयर्स वेयर पाकिस्तान जीडीपी हैज क्रॉस्ड इंडिया जीडीपी? कभी पढ़ना उसके बारे में। 1970s 80s के अंदर हुआ था ये चीज, ठीक है? तो यस 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 यस, बहुत 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 ज्यादा 70s तक हुआ था शायद, एंड देन वी ओवरकम, और ये चलता रहता है, मतलब इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स एंड द कंट्री विल अगेन स्टैंड ऑन इट्स फीट। तो ऐसा कुछ, ऐसा नहीं कि परमानेंट लॉस है, ठीक है? इट इज नॉट लाइक दैट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, sir, at the time when America and Pakistan has good connections, yes, 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 because of America funding, yes, very good. सर लैग हो रहा है बीच बीच में, प्लीज चेक। क्या लैग हो रहा है क्या? उत्कर्ष एक बार, वो यार इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, तेरा नेट थोड़ा सा इशू है, ठीक है? एक बार देख ले, नहीं तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर ले। चलना है, इधर देखिए। अब अगर मैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करता हूँ, वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करता हूँ, तो समझना क्या हो रहा है। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं यहाँ पर। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर मतलब कि आपको पहले ही पता चल जाएगा क्या? पहले पता चल जाएगा मतलब आप आज कुछ करोगे और अब उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखना, बिल्कुल यही तो होता है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर गवर्नर ने आज मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर दी तो उसका इंपैक्ट तो अगले 2-3 महीने में दिखेगा ना। अगर गवर्नमेंट ने रेपो रेट, आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट कम कर दिए, डोंट वरी। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इन सब टर्मिनोलॉजीज में बहुत कंफ्यूजन रहता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बिल्कुल खुल के बताओ तो मैं उतना डेप्थ में जाऊंगा, नहीं बताना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर याद नहीं रह पाता, दैट्स ओके। हाँ वीडियो देखी थी ऑलमोस्ट, थोड़ा कंटेंट सिमिलर ही है, फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे, समझ रहे हो? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, समझते हैं आप, ठीक है? रेनफॉल, क्या रेनफॉल भी लीडिंग इंडिकेटर है? कि आप देखो अभी तक की हालत बहुत खराब थी, जस्ट 2-3 डेज बिफोर, 2-3 डेज एवरी वन वॉज वरिड, राइट? मैं जिस जगह से आता हूँ, मैं जिस जगह से आता हूँ, इट्स वेरी पॉपुलर फॉर इट्स सोयाबीन एंड कॉटन प्रोडक्शन, राइट? बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस एरिया का, प्लेट्यू है, ब्लैक सॉइल प्लेट्यू है, ठीक है? क्या ये दोनों क्रॉप्स को बहुत हेवी वाटर चाहिए क्या? स्पेशली कॉटन, कॉटन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, वेरी सिमिलर टू शुगर केन, ठीक है? इवन सोयाबीन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। अगर ये क्रॉप्स, समझना, एब्सोल्युटली हमारे यहाँ फार्मिंग ही नहीं हुई अभी तक, एवरी वन वॉज टेंस, पिछले 3-4 दिन में धड़ाधड़ पानी गिरा है, ठीक है? अब अगर ये पानी फिर से रेनफॉल, इफ योर रेनफॉल इज एवरेज और अबव एवरेज, इट मीन्स दैट रेनफॉल से रिलेटेड आपको इकोनॉमी में दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है? बाकी कुछ हो जाए तो बात अलग है। आप मेरी एक बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कोई भी एक इंडिकेटर से आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि इकोनॉमी कहां जा रही है, यस और नो? अरे रेनफॉल कमती हुआ कोई बात नहीं, बट कोई दूसरा इंडिकेटर सपोर्ट कर सकता है ना ग्रोथ को। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो एकदम टनल विजन मत बनाइएगा अपना, पर्पस फेल हो जाएगा पूरा।
ठीक है, ओपन माइंड रखो। दिस इज जस्ट, आई एम जस्ट लेइंग द फाउंडेशन। मैं 3 साढ़े 3 घंटे में इकोनॉमिस्ट नहीं बना सकता आपको। कितने लोगों ने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है स्पेशली, 3 साल पढ़ने में भी नहीं हो रहा, समझ रहे हो आप? ठीक है, स्टॉक इंडाइसिस, क्या स्टॉक इंडाइसिस भी लीडिंग इंडिकेटर होते हैं क्या? अरे स्टॉक अगर लाइफ टाइम हाई बना रहा है, अभी निफ्टी तोड़ दे वापस 20,000 एंड स्टार्टेड इज जर्नी टू 22,000, आप कैसे गवर्नमेंट को बोलोगे कि इकोनॉमिक खराब है? एब्सोल्युटली मैम, इट इट एक्ट एज अ बैरोमीटर। सिमिलरली मुझे एक बात बताओ, क्या लोन बुक्स ऑफ बैंक भी लीडिंग इंडिकेटर है क्या? क्या लोन बुक्स ऑफ बैंक भी लीडिंग इंडिकेटर है क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर लोन बुक कंटिन्यूसली बढ़ रही है बैंक की, समझ रहे हो, फिर आप देखोगे, सुनिए मेरी बात, आपको एक चीज और असेस करना पड़ता है जब भी आप लोन बुक का असेसमेंट करोगे। तो आपको दो चीजें असेस करना है। नंबर वन, लोन एब्सोल्यूट अमाउंट तो बढ़ रहा है, ठीक है, बट जितने परसेंटेज में एब्सोल्यूट अमाउंट बढ़ रहा है, क्या उतने परसेंटेज में या उससे ज्यादा नंबर ऑफ लोन्स भी बढ़ रहे हैं क्या? समझिए, अगर नंबर ऑफ लोन्स और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं तो ये रिटेल लेंडिंग है, हाँ कि ना? ये रिटेल लेंडिंग है, यस और नो? लेकिन जिस स्पीड में एब्सोल्यूट अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, उतनी स्पीड में उतनी स्पीड में नंबर ऑफ अकाउंट्स, नंबर ऑफ लोन अकाउंट्स नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरी बात समझिए, 1 मिनट समझिए। जैसे ऐसा मानो 2020 में, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2020 में 10,000 करोड़ की टोटल लोन बुक थी। एग्जाम्पल ले लो एक, ठीक है, 10,000 करोड़ की टोटल लोन बुक थी, और टोटल नंबर ऑफ लोन जो पूरे इंडिया में बटे हुए थे दैट इज 3 करोड़। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 2023 में ये लोन बुक बढ़ के से फॉर एग्जाम्पल 25,000 करोड़ की हो गई, बट जो टोटल नंबर ऑफ लोन्स डिसबर्स्ड हैं दैट इज जस्ट 3.5 करोड़। अब मेरे को बताओ, ये पैसा जो बढ़ा है, 15,000 करोड़ रुपए का जो लोन गया है, ये लोन क्या रिटेलरों को बांटा है क्या, कार लोन और पर्सनल लोन के एवज में बैंक्स ने, या इंस्टीट्यूशंस ने लोन उठाए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर? इंस्टीट्यूशंस ने लोन उठाए, वेरी गुड। जब इंस्टीट्यूशन लोन लेते हैं तो इंस्टीट्यूशन उस लोन का क्या करते हैं? जब कॉरपोरेट लोन लेती है तो लोन का क्या करती है? लोन से क्या होता है? केपेक्स होता है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है कंपनीज लोन लेके? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लोन, ठीक है, प्लीज डोंट स्टार्ट पिकिंग माई वर्ड्स। बट क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इज इट अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी और द बैड साइन फॉर द इकोनॉमी? समझिए, नथिंग इज कंक्रीट। सुनिए, क्या लोन बुक का बढ़ना अच्छा साइन है, बट लोन बुक का कंटिन्यूसली बढ़ते जाना क्या अच्छा साइन है? या इट कुड क्रिएट स्ट्रेस इन फ्यूचर, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ लोन। एब्सोल्युटली रोहन, 2008 में यही तो हुआ था, लोन बुक्स बहुत ड्रास्टिकली बढ़े थे, समझ रहे हो आप? लोन बुक्स बहुत ड्रास्टिकली बढ़े थे। मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट को जो स्ट्रेस होता है बैंक्स को, वो रिटेल लोन के कारण होता है या कॉर्पोरेट लोन के कारण होता है? अरे रिटेलर को तो डरा के पैसा निकाल लेते ना, घर पे गुंडे भेज के। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? बट कॉर्पोरेट से पैसा नहीं निकलवा पाते हो आप। दे हैव ऑल द लीगल रेमेडीज इन प्लेस। सर क्या इतने ही लीडिंग इंडिकेटर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इससे ज्यादा हो सकते हैं। दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, मैं अभी एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा हूँ आगे के डिस्कशन का। सर व्हाट इज फिस्कल, बात करेंगे उस पर, इधर ध्यान दीजिए। लैगिंग इंडिकेटर कौन सा होता है? लैगिंग इंडिकेटर मतलब हो चुका है अब, समझ रहे हो, अब हो चुका है, यस और नो? उससे आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी में अभी रिसेंटली क्या हुआ है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, अगर सडनली अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है तो इसका मतलब है ना कि कुछ डिस्टरबेंस हुआ है पीछे इकोनॉमी के अंदर, यस और नो? अगर सडनली सीपीआई बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कुछ डिस्टरबेंस हुआ है इकोनॉमी के अंदर, फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स निकल जाते हैं, हालांकि फॉरेन फंड्स दोनों में जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली मेरे को एक बात बताओ, टैक्स कलेक्शन इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू यू? टैक्स कलेक्शन इज द लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर? एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर। अरे इकोनॉमी ने अच्छा करा तभी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ा,
इकोनॉमी अच्छा कर चुकी है उसके बाद आपको पता चल रहा है ना कि इकोनॉमी ने अच्छा करा है, यस और नो? फिर कुछ इंडिकेटर होते हैं जो कोइंसिडेंट इंडिकेटर होते हैं। कोइंसिडेंट इंडिकेटर मतलब ये इकोनॉमी के साथ साथ बढ़ते हैं और साथ साथ घटते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यस और नो? इकोनॉमी अगर आउटशाइन करेगी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, है ना? सिमिलरली पर कैपिटा इनकम, अगर जीडीपी ग्रो करेगी तो पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगा, ठीक है? जीडीपी जीएनपी, अगेन इट्स अ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। इफ इकोनॉमी इज फ्लरिशिंग जीडीपी विल फ्लरिश, राइट? समझिए इसको। अब ये कंफ्यूजन में मत डालना वेदर इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग। वन इंडिकेटर कैन बी बोथ ऑल्सो, ठीक है? कहीं भी जा सकता है, दैट्स नॉट थिंग। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये तीन कैटेगरी के अंदर आप डाल सकते हो। सर क्या एक इंडिकेटर एक से ज्यादा कैटेगरी में रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताता हूँ जीडीपी का कंट्रैक्शन, ठीक है? नाउ इट्स अ कोइंसिडेंट इंडिकेटर ऑल्सो एंड अ लैगिंग इंडिकेटर ऑल्सो। मेरे को पता चला इस क्वार्टर में जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, तब मैं जाके देखूंगा ना पीछे। लेकिन अब मैं लॉन्ग रन में अगर देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ, तो वो कोइंसिडेंट इंडिकेटर है, ठीक है? क्या अभी तक ऐसा कुछ है जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगा या आप समझ नहीं पाए? ऑल सेट, आगे बढ़े एवरीवन? यस? चलो इधर ध्यान दीजिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। देखो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मनी का फ्लो कैसे काम करता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है? अब ये जो जनता है, इधर ध्यान दीजिए। ये तो देखा देखा लग रहा है क्योंकि कुछ स्लाइड्स हैं इसमें, कुछ 5-10 स्लाइड्स हैं जो जो मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया था मॉनेटरी पॉलिसी पे, उससे रिलेटेड है, ठीक है? बट थोड़ा सा अपन और डेप्थ में जाएंगे, एब्सोल्युटली। मैं थोड़ा सा और डेप्थ में उतरूंगा इसमें, ठीक है? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मॉनेटरी पॉलिसी वाला वीडियो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, हार्ड कोर फैन। इधर ध्यान से समझिए क्या होता है इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी के अंदर एक होती है आपकी सेंट्रल बैंक। क्या ये बैंकर्स ऑफ द बैंकर ऑफ बैंक्स बोलते हैं क्या इसको? बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, बैंकर ऑफ बैंक्स, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट का सेविंग अकाउंट अगर गवर्नमेंट को ओपन करना है तो वो आरबीआई में जाके ओपन करता है क्या? अरे नालायकों, आरबीआई में जाके आरबीआई का अकाउंट ओपन करता है क्या? कैसी बात कर रहे हो? सुनना, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के बैंकर का मतलब ये होता है, गवर्नमेंट के बैंकर का ये मतलब होता है अगर गवर्नमेंट को लिक्विडिटी चाहिए तो क्या आरबीआई गवर्नमेंट को अपना प्रॉफिट, अपना लोन दे सकता है क्या तुरंत? आरबीआई, ठीक है? गवर्नमेंट के पास एक्सेस फंड है तो क्या गवर्नमेंट आरबीआई के पास डिपॉजिट कर सकती है क्या? आरबीआई का जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या? बिल्कुल होता है, ठीक है? गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सब एसबीआई के अंदर ही होते हैं मोस्टली, ठीक है? मोस्टली बोल रहा हूँ मैं, अगेन कोई मत बोल देना कि सर प्राइवेट बैंक में भी होता है ये वो, मेरे को पता है होता है, बट सारे मोस्टली अकाउंट्स एसबीआई के अंदर होता है। तो देखना हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आता है तो हम एसबीआई के पास जमा कर देते हैं, जब हमारे पास कम पैसा रहता है तो हम बैंक से लोन ले लेते हैं। अब इस केस के अंदर है ना, बैंक्स जो रहते हैं ना इनके पास कैश का चर्निंग रहता है हमेशा। क्या बैंक्स को कैश रखना पसंद है क्या अपने पास? एब्सोल्युटली नॉट, इट्स अ डेड एसेट, किसी को भी पसंद नहीं। तो बैंक क्या करती है ना, बैंक को जैसे ही लगता है कि मेरे पास कैश का बैलेंस बढ़ रहा है वो तुरंत आरबीआई को ऑफलोड कर देगी। जहां बैंक को लगता है कि मेरे पास कैश कम हो रहा है वो तुरंत आरबीआई से बैंक ले लेगी, ठीक है? इसको बोला जाता है फ्लो ऑफ मनी। ये आपका मनी सप्लाई नहीं है जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, M1 M2 M3 मनी सप्लाई। रिमेंबर, कुछ कुछ याद आ रहा है? M1 मनी सप्लाई, M2 मनी सप्लाई, ये वो मनी सप्लाई नहीं है। दिस इज फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो उसके साथ इसको कंफ्यूजन मत करिएगा, ठीक है? आप समझ लेना, ये मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आए कि सर फिस्कल पॉलिसी और
मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये तो मैं नहीं जाने दूंगा ये सेशन के बाद एटलीस्ट। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है गवर्नमेंट और आरबीआई, ठीक है, स्पेशली आरबीआई, बिकॉज आरबीआई इज एक्सपोर्ट इन द इकोनॉमी। बट क्या गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है क्या? आप खुद सोच के बताइए, रहता ही है। मतलब ये इंडिया का नहीं है, समझो, दिट्स अ यूनिवर्सल थिंग ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर बजट ईयर है तो गवर्नमेंट रेट्स नहीं इंक्रीज करेगी, दैट्स वेरी कॉमन, ठीक है, बहुत सारी चीजें अलग हो जाती है। तो बजट ईयर जब भी होता है ना, दैट मेरे हिसाब से, अगेन आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट मेरे हिसाब से जो बजट ईयर होता है आपका, सॉरी, जो इलेक्शन ईयर होता है, माय बैड, जो इलेक्शन ईयर होता है वो एक आउटलायर जैसा होता है, आपको हमेशा उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। यस और नो? अभी आप देख रहे हो, वेन, क्या अभी क्रूड $90 पे, विथ वेरी बुलिश, $90 पे पूरा बुलिश है। आप समझ रहे हो, अगले 1 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट इलेक्शन होने वाला है इंडिया में एटलीस्ट, ठीक है, इंडिया में गवर्नमेंट इलेक्शन होने वाला है। और उस दौरान क्या पेट्रोल की कीमतें हैम्पर करेंगी क्या? रेट इंक्रीज नहीं होगा। अगर ये 130 तक भी चला जाए ना, 150 तक भी चला जाए, जो लास्ट इसका 2008 का हाई है 150 समथिंग समथिंग डॉलर पर बैरल, तो भी नहीं होगा, ठीक है। यूएस टू हैज इलेक्शन, बिल्कुल सही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, ये जो मनी सप्लाई है ना, इसको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट थ्रू रेट्स। अब समझना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा सा समझ लेना, और ये जीवन भर के लिए याद रह जाएगा, ठीक है, दिमाग ही नहीं लगाना है बिल्कुल भी। सुनिए, रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है? एसबीआई, सुनना, या एचडीएफसी या बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके पास कैश की कमी है। कैश की कमी कब आती है? जब, सुनना, और ये एवरीथिंग इज लिंक्ड, इट्स अ स्पाइरल, ये पूरा स्पाइरल बनेगा। कैश की कमी कब आती है? जब लोग डिपॉजिट करना बंद कर देते हैं। यस और नो? जब बैंक्स में डिपॉजिट कम हो जाते हैं तब कैश की कमी आ जाती है बैंक्स के पास, ठीक है। समझना, लोग बैंक में डिपॉजिट करना क्यों कम करेंगे, क्यों बंद करेंगे या कम करेंगे? क्या उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव अवेलेबल है जहां पर बेटर? एब्सोल्युटली नहीं। इंटरेस्ट रेट कम हो उसका जरूरी नहीं है, सुनिए मेरी बात, इंटरेस्ट रेट कम हो उसका जरूरी नहीं है, दैट्स नॉट, इट्स नॉट द क्राइटेरिया। दे आर गेटिंग द बेटर इन्वेस्टिंग ऑप्शन समवेयर एल्स, ठीक है। जब बैंक के पास ये शॉर्टेज आती है, बैंक को ऐसा लगता है कि हमारा जो असेट लाइबिलिटी है वो मिसमैनेज हो सकता है फ्यूचर में, तब बैंक क्या करती है? बैंक आरबीआई के पास जाती है, ठीक है। और बैंक आरबीआई के पास जाके क्या वॉल्यूम में कोई इशू आ रहा है? बैंक आरबीआई के पास जाके लोन मांगती है, ठीक है। अब देखना ये ट्रांजेक्शन एक्चुअल में कैसे होता है। दिस इज नॉट अ लोन ट्रांजेक्शन एक्चुअली, ठीक है, ये डिसगाइज्ड लोन ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये डिसगाइज्ड लोन ट्रांजेक्शन है। डिसगाइज्ड लोन ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है? डिसगाइज्ड लोन ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि एसबीआई अपनी सिक्योरिटी, एसबीआई के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मैं आरबीआई के पास गया, मैं एसबीआई हूँ, समझना, 1 मिनट के लिए समझ लेना, मैं आरबीआई के पास गया, मैं एसबीआई हूँ, मैंने बोला साहब आप तो मेरे माई बाप हो, आप हो तो मैं हूँ, आप ही ने तो मेरे को खड़ा किया है, ठीक है, और इस समय मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ 5,000 करोड़ रुपए दे दो। वो बोलता है दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ प्रोफेशनल सेटअप, आई जस्ट कैन नॉट गिव यू 500,000 लाइक दिस, राइट, मैं ऐसे ही आपको 5,000 करोड़ रुपए नहीं दूंगा, गिव मी समथिंग टू मॉर्गेज, ठीक है, मेरे को कुछ ऐसा दे जिसपे मैं चार्ज क्रिएट कर सकूँ, कुछ कोलेटरल दे दे, ठीक है। तो बोलता है देखो मेरे पास तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है सिक्योरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। गवर्नमेंट, सुनिए, क्या आरबीआई नोटिफाई करता है क्या कि हम किस ग्रेड की सिक्योरिटी कोलेटरल के अंदर एक्सेप्ट करेंगे? करता है, बिल्कुल करता है, सुनिए मेरी बात। अब ये जो होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि आप ये सिक्योरिटी लेके बैंक के पास गए, बैंक ने इसको अपने पास रख लिया सर्टिफिकेट को और आपको लोन दे दिया, उस पर चार्ज क्रिएट करके लोन दे दिया, नहीं। एसबीआई क्या करता है ना, एसबीआई ये सिक्योरिटी आरबीआई को सेल कर देता है विथ एन एग्रीमेंट टू बाय बैक द सेम इन फ्यूचर एट अ हायर रेट। यस और नो? आप समझिए, 5,000 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी एसबीआई ने
आरबीआई को दे दिया, तो आरबीआई ने उसको 5,000 करोड़ रुपए दे दिए। सुनना, अब एसबीआई ने उस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि सर आज से 1 साल के बाद मैं आपसे ये पूरी की पूरी सिक्योरिटी 5,300 करोड़ रुपए में खरीद लूंगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? रीपरचेज और रेपो, रीपरचेज और रेपो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 300 करोड़ रुपीज इज द इंटरेस्ट, एंड जो 300 करोड़ रुपीज इज द इंटरेस्ट है वो हमेशा आपको आरबीआई ही डिफाइन करता है, क्योंकि आरबीआई इज द मार्केट मेकर ओवर हियर। आप समझ रहे हो? जब इंटर बैंक मार्केट होता है ना, जब इंटर बैंक मार्केट होता है, गाइस प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जब इंटर बैंक मार्केट होता है, इंटर बैंक मार्केट मतलब वो मार्केट जहां पर बैंक्स आपस में डील करती हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूं आदित्य, जहां बैंक्स आपस में डील करती हैं, उस मार्केट का मेकर कौन है? उस मार्केट का मेकर आरबीआई होता है। आरबीआई डिफाइंस इट, ठीक है, आरबीआई इज द एपेक्स अथॉरिटी। अपन पूरा डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर आज के सेशन में। थोड़ा सा सेशन लंबा टनेगा, आई एम विलिंग टू टेक क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस आल्सो आफ्टर दैट, और थोड़ा इलेबोरेट रहेंगे। तो कल वैसे भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, संडे, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, देखिए मेरे पास 5,000 करोड़ रुपीज मुझे चाहिए कैश में। तो सबसे पहले तो मेरे को 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए जब कैश में चाहिए, तो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने ना एक मार्केट बना रखा है, एक एक्सचेंज बना रखा है अपना। उस एक्सचेंज के पार्टिसिपेंट्स कौन हो सकते हैं? सिर्फ शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, यस और नो, नॉट बैंक्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओनली शेड्यूल्ड बैंक्स। इसका मतलब ये है, क्या आपको पता है बैंक और शेड्यूल्ड बैंक के अंदर क्या फर्क होता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक के अंदर क्या फर्क है? बहुत फर्क है, समझना मेरी बात। आपको बैंक वर्ड यूज करने के लिए, सुनिए मेरी बात, आप क्या ऐसे कोई भी अपनी कमर्शियल एंटिटी के नाम के आगे बैंक लगा सकता है कि अपनी मर्जी से? नहीं लगा सकता, ठीक है, कोई नहीं लगा सकता। इनफैक्ट अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट है, यू कैनॉट इवन यूज द वर्ड फाइनेंस ऑल्सो। क्या समझ में आ रहा है? जैसे अगर अगर आप कोई कंपनी फ्लोट करने की कोशिश करते हो, एबीसी फाइनेंस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, दे विल क्रॉस इट। आप फिन लर्निंग करो, फाइनेंस विद शरण प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि उससे परसेप्शन गलत चला जाता है। आर यू गेट? वो सिर्फ एनबीएफसीज को मिलेगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को मिलेगा। क्या नॉर्मल कंपनीज के मुकाबले नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के कंप्लायंसेस ज्यादा होते होंगे क्या? है ना, वहां पर आरबीआई भी, आरबीआई का थोड़ा सा सुपरविजन होता है। वैसे ही आरबीआई क्या करता है ना, जब आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस ओपन करता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जब आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस ओपन करता है, तब एक लाइसेंस होता है कमर्शियल बैंक और एक लाइसेंस होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का मतलब ये होता है कि अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का लाइसेंस आपको मिला हुआ है, तो बहुत सिंपल सा बात है कि आरबीआई का एक शेड्यूल होता है, सेकंड शेड्यूल, उसमें आपका नाम दर्ज करा है आरबीआई ने, उस पे जनरल पब्लिक की ट्रस्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल कमर्शियल बैंक। अब बहुत सालों से आरबीआई ने नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स का लाइसेंस देना बंद कर दिया है। क्या समझ में आ रहा है? और अगर आप थोड़े से भी जागरूक हो, तो आपको पहले पता होगा कि पहले क्या होता था, आरबीआई टाइम टू टाइम विंडो खोलती थी लाइसेंस के लिए। जैसे आरबीआई ने 2004 में जब लास्ट टाइम विंडो ओपन करी थी अपनी, तब तीन दो कंपनीज को लाइसेंस मिला था, तीन कंपनीज को लाइसेंस मिला था, कोटक, यस बैंक और इंडसइंड, ठीक है। और उसके बाद अभी रिसेंटली रिसेंटली आरबीआई ने ओपन करा, तब बहुत सारे बैंक्स ने अप्लाई करा था। क्या? रिलायंस ने अप्लाई करा था, याद करो, रिलायंस ने अप्लाई करा था, टाटा ने अप्लाई करा था, पेटीएम ने अप्लाई करा था, यस और नो? मिला किसी को भी नहीं। और अब आरबीआई ने बोल दिया है, अब देर इज नो विंडो, इफ यू फील, इफ यू फील कि आप उस लायक हो, आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो, तो यू कैन अप्लाई एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जब भी, सुनिए मेरी बात, क्या आपको पता है ग्रीन फील्ड बैंक क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज ग्रीन फील्ड बैंक? नो। ग्रीन फील्ड बैंक का मतलब ये होता है, जिस बैंक के पीछे किसी बड़ी एनबीएफसी का सपोर्ट नहीं है,
समझिए, जैसे अगर आप देखोगे जब आईसीआईसीआई को बैंकिंग लाइसेंस मिला, ठीक है, तो वो मिला आईसीआईसीआई लिमिटेड के कारण, यस और नो? एचडीएफसी बैंक को जब बैंकिंग लाइसेंस मिला तो वो एचडीएफसी लिमिटेड के कारण मिला। कोटक को जब बैंकिंग लाइसेंस मिला तो कोटक फाइनेंस लिमिटेड के कारण मिला। इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड बैंक है यस बैंक। समझ में आ रहा है आपको? यस बैंक के मिस्टर राणा कपूर की स्टोरी आप पढ़ना कभी जाके, आपको समझ में आएगा। उसके पहले उनके पास इंडिया में कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो यस बैंक को बैकिंग करती थी। जो लाइसेंस दिया गया वो इंडिविजुअल के नाम पे दिया गया था। यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू, राइट? यस बैंक का जो लाइसेंस मिला, बैंक का नाम बहुत लेट अप्रूवल मिला आरबीआई से। जो लाइसेंस मिला वो इंडिविजुअल राणा कपूर के नाम पे मिला था, राणा कपूर अशोक कपूर ब्रदर्स। एंड वो जो लाइसेंस मिला था, दैट इज दैट इज बेसिस हिज करियर इन बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर 35 ईयर्स। राणा कपूर का बैंकिंग इंडस्ट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग करियर था, ठीक है। उन्होंने सर्वे कराया था, ये स्टोरी है, आप इसको क्रॉस चेक भी करिएगा। तो उन्होंने क्या करा था, एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी को हायर किया था सर्वे करने के लिए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला वर्ड कौन सा होता है, ठीक है। तो पहला वर्ड आया था ओके, हेलो, एंड थर्ड वर्ड वाज यस, ठीक है। फर्स्ट वर्ड वाज ओके, थर्ड सेकंड वर्ड वाज हेलो, एंड थर्ड वर्ड वाज यस, एंड ही पिक द वर्ड यस, एंड इट वाज अ यस बैंक। समझिए, क्या ये समझ में आया आपको? यस बिकेम नो, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। रेपो रेट के अंदर क्या होता है ना, एसबीआई 5,000 करोड़ रुपए, एसबीआई को अगर 5,000 करोड़ रुपए चाहिए तो उसको सबसे पहले 5,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी आरबीआई को बेचनी पड़ेगी। सर मेरे को क्या आरबीआई को सिक्योरिटी बेचना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। आप क्या दूसरे बैंक को बेच के भी पैसा जनरेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन समझिए दूसरे बैंक की कैपेसिटी होना चाहिए ना आपको पे करने की। अरे जब एसबीआई जैसी बैंक को नीड पड़ रही है कि वो आरबीआई के पास जाए लोन लेने के लिए, ठीक है, देयर आर हाई चांसेस कि इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि दूसरे बैंक के पास भी इतना कुशन अवेलेबल नहीं है कि वो 5,000 करोड़ रुपीस किसी और को दे दे, ठीक है। तो मैंने आरबीआई को 5,000 करोड़ की सिक्योरिटी बेच दी और मैंने उसके अगेंस्ट में बोला कि यह मैं आपसे अग्रीमेंट करता हूं कि आज से 1 साल बाद ये सिक्योरिटी मैं आपसे वापस 5,350 करोड़ रुपीस में खरीद लूंगा। समझ में आया? ये होता है रीपर्चेज अग्रीमेंट और रेपो अग्रीमेंट, ठीक है। यस और नो? स्कैम 92 वॉज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, वो बैंक रिसीट का केस था, ठीक है। समझिए मेरी बात। सिमिलरली अगर मैं फिर से ये चीज यूज करता हूं जैसा पलाश ने बोला, ठीक है, अगेन एसबीआई और आरबीआई, ठीक है, वेरी गुड। एसबीआई आरबीआई के पास गया कि मालिक मेरे को 5,000 करोड़ रुपए दे दो प्लीज, प्लीज, आपको मेरी कसम, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आरबीआई ने बोला मैं तो देने ही बैठा हूं, आप तो आओ सिक्योरिटी लेके 5,000 करोड़ रुपए की और मेरे से लेके जाओ, ठीक है। बोले सर प्रॉब्लम यही है कि इस बार मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, अपने पास दूसरा तरीका अवेलेबल है, क्या? पर्सनल लोन लेके जाओ मेरे से। समझ रहे हो? मेरे से पर्सनल लोन लेके जाओ 5,000 करोड़ का विदाउट कोलैटरल, नो, नो गिरवी, नो कोलैटरल, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप एक होम लोन लेने जाते हो और आप एक पर्सनल लोन लेने जाते हो, दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका ज्यादा हाई रहता है? दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका ज़्यादा हाई रहता है? पर्सनल लोन का ज़्यादा हाई रहता है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। क्या आरबीआई, जब आप बैंक के पास जाते हो और बैंक को बोलते हो मेरे पास, आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बैंक का क्या रिस्क परसेप्शन ज़्यादा हो जाता है कि आपको लेके, रिस्क परसेप्शन ज़्यादा हो जाता है तो बैंक को रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए ना आपसे। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही है। इधर देखिए, दिस इज सिक्योर्ड, दिस इज अनसिक्योर्ड, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अनसिक्योर्ड, but the difference is this is unsecured for short term and this is unsecured for long term। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये मैं
ये अरेंजमेंट में ज़रूर कर दूंगा आपके लिए कि आप बिना गिरवी रखे पैसा लेके जाओ, बट इट इज़ फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, क्या ये वन डे हो सकता है क्या? ओवरनाइट, ओवरनाइट लेंडिंग फैसिलिटी, आपने सुना है ये चीज़? ओवरनाइट लेंडिंग फैसिलिटी, बैंक एक दिन के लिए पैसा लेती है, एक रात के लिए पैसा लेती है। क्या कोई बता सकता है कि बैंक को ऐसा क्या आन पड़ा कि उसको एक रात के लिए पैसा लेना पड़ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुनिए, नॉट CRR। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही है, वेरी गुड, सब सही बोल रहे हो, सब सही बोल रहे हो, सब सही बोल रहे हो, सब सही बोल रहे हो। क्या सबको पता है CRR SLR का कंसेप्ट? कोई है ऐसा जिसको नहीं पता है? अरे जो नहीं पता है मी लिखिए, मैं बता दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। जिनको नहीं पता है मी लिखिए, भूल गए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, दैट इज शॉर्ट टर्म। इट कुड बी फ्रॉम 0 days to 3 months, कितना भी हो सकता है। 90 days तक का पीरियड होता है, उसको जनरली शॉर्ट टर्म बोला जाता है बैंकिंग में, ठीक है। सिमिलर फैशन में सब कुछ अगर मैं एज इट इज यहां से उठा लूं, एवरीथिंग, इफ आई जस्ट पिक एवरीथिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, if I pick everything from here and I paste it over here, everything will be same except for this. Now it is not short term but long term, उसको बोला जाता है बैंक रेट। अब मेरे को अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये आपको YouTube में नहीं मिलेगा, इधर ध्यान दीजिएगा। क्या आप देख पा रहे हो कि जो मेरा अनसिक्योर्ड लोन है, ठीक है, और मेरा सिक्योर्ड लोन है, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, जब ऐसा लग जाए, ऐसा एक एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए, जब गवर्नमेंट को लगे कि यार इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्रीज अनस्टेबल, ठीक है, तो क्या वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग को प्रमोट करेगा क्या RBI उस कंडीशन में? समझना, क्या 2008 के अंदर वो प्रॉब्लम हुआ था क्या कि इंडिया मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री थोड़ी सी अनस्टेबल हो गई थी इंडिया की? क्या अभी रिसेंटली US के अंदर ही इशू हुआ था कि जो स्मॉल साइज बैंक्स थे वो अनस्टेबल हो गए थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कोलैप्स हो रहे थे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या RBI चाहता है कि बैंक्स अग्रेसिवली बिजनेस करे? नहीं, वो डिस्करेज करेगा बैंक्स को कि अपनी बुक्स की क्वालिटी मेंटेन करो, ना कि बुक्स का साइज बढ़ाने पे फोकस करो। तब ये जो स्प्रेड है ना, स्प्रेड मतलब द डिफरेंस, स्प्रेड का मतलब डिफरेंस होता है, स्प्रेड बिटवीन पॉलिसी रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, क्या ये स्प्रेड बढ़ जाएगा क्या? आई होप ये समझ में आ रहा होगा। मतलब कल को, सुनिए मेरी बात, कल को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आई, सब कुछ अनचेंज रहा, बट RBI ने सिर्फ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट का 6.25 की जगह, ठीक है, 6.25 की जगह और डिक्रीज कर दिया उसको, ठीक है, और इंक्रीज कर दिया। एक सेकेंड, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को और इंक्रीज कर दिया, 7 कर दिया। बाकी सब सेम है, मतलब रेपो रेट सेम है 6.5, ठीक है, बाकी सब सेम है। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसको इसको लेंगे अभी बाद में, जो सेकंड नंबर पर है, ठीक है, आई टेक इट, डोंट वरी। अभी मैं रेपो की बात कर रहा हूं, जब बैंक भीख मांगने जाता है RBI से कि मेरे को पैसा दे, ठीक है। सब कुछ बैंक RBI ने सेम रखा है, सिर्फ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो MSFR होता है उसको इंक्रीज कर दिया, 6.75 को 7 कर दिया। ये क्या चीज दर्शाती है? क्या आप इससे एक छोटा सा ये इन्फरेंस निकाल सकते हो क्या कि RBI के हिसाब से बैंकिंग इज नॉट इन अ गुड शेप? RBI डोंट वांट बैंक्स टू बी एग्रेसिव। नहीं, नो ट्रस्ट की बात नहीं है, ट्रस्ट तो है ही ना यार, ट्रस्ट की कोई बात नहीं है। बैंकिंग पे ट्रस्ट लूज हो गया तो क्या इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी क्या? अगर बैंकिंग इंडस्ट्री पे, देयर इज दिस रीजन व्हाई आई आई ऑलवेज टेल यू कि हमेशा थोड़ा सा दूर रहो बैंकिंग इंडस्ट्री से, स्पेशली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन इट, राइट? बिकॉज सबसे पहले केक कटेगा बैंकिंग इंडस्ट्री का, समझ रहे हो? क्या अब
अगर आरबीआई फ्यूचर में ऐसा करती है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 6.75 से बढ़ा के 7.25 कर देती है, 0.550 बेसिस पॉइंट का हाइक, इसका मतलब आरबीआई डिस्करेज कर रही है कि अगर जब तक आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास मत आना लोन लेने के लिए। इसका कोई इंपैक्ट बता सकता है मेरे को? बैंक्स पे क्या पड़ेगा? बैंक्स और स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट है? पॉजिटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट है? अरे स्टॉक्स पे क्या इंपैक्ट है? उस दिन बैंक निफ्टी के साथ क्या होगा? नेगेटिव इंपैक्ट है ना, क्योंकि बैंक अब लोन नहीं दे पाएगी, बैंक लोन नहीं दे पाएगी तो कॉर्पोरेट लोन नहीं ले पाएंगे, कॉर्पोरेट लोन नहीं ले पाएंगे तो केपेक्स नहीं कर पाएंगे, केपेक्स नहीं कर पाएंगे तो एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? मैं चाहता हूं कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन अगली बार जब मॉनेटरी पॉलिसी आवे, ठीक है, तो आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़े। प्लीज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, बहुत हद तक आप ये गेस भी कर सकते थे, कर सकते होगे कि क्या बोलेंगे गवर्नर आके। ठीक है, मैं मेरी कोशिश रहेगी बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। समझिए। अब दूसरा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्या आपको रेपो रेट बिल्कुल क्लियर है? मेरे को एक बार यस बोल दो सब लोग। रेपो रेट क्लियर है? रेपो रेट मतलब पैसा गिरवी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, पैसा गिरवी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, बट मुझे गिरवी चाहिए कुछ ना कुछ, तभी मैं पैसा दूंगा। सेकेंड इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या बिल्कुल क्लियर है? हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होगा और नो कोलेट्रल इन्वॉल्व। इसका जो रेट होगा वो रेपो रेट से ज्यादा होगा हमेशा। ठीक है। क्या बैंक रेट क्लियर है? बिल्कुल सेम एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बट फॉर लॉन्ग टर्म। अब मेरे को एक बात समझाना, अब मेरे को एक बात समझाना, इन दोनों में जो डिफरेंस है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में और बैंक रेट में, गाइस कोई ऐसा है जिसको कंफ्यूजन है अभी? नहीं तो आप नहीं पकड़ पाओगे इस चीज को आगे जो मैं बोलने जा रहा हूं। परफेक्ट, मैं बोलूं आगे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही है, सुनिए मेरी बात, वेरी गुड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपको पता है कि पर्सनल लोन जो होता है ना, पर्सनल लोन जो होता है उसका मैक्सिमम टेनोर क्या होता है? 7 years। दैट्स द मैक्सिमम टेनोर, राइट? अरे जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं उनका टेनोर लंबा होता है या छोटा होता है? सोच के बताओ। जनरली लेस, लेस, यस और नो? सिमिलरली, नो 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 नो, नथिंग नथिंग नथिंग, नो, प्लीज अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर सिक्योर्ड लोन में भी आप जाके देखते हो तो जो असेट डेप्रिशिएबल असेट्स हैं उनका टेनोर भी छोटा होता है एज कंपेयर टू एप्रिशिएटिंग असेट। जैसे होम लोन आप देखोगे तो 25 years का मिलेगा, 30 years का भी मिल सकता है अगर रियल स्टेट का प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो गया तो। बट उसके अगेंस्ट में अगर मैं कार लोन लेने जाता हूँ, ऑटो लोन लेने जाता हूँ, ठीक है, तो वो अगेन 5 years, 3 years, 7 years का मिलता है। ठीक है। अब ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट है ना, आप अभी देखोगे इन दोनों का अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट रेट इज एब्सोल्युटली सेम। मतलब आरबीआई इस समय, आरबीआई इनडिफरेंस है इस समय, आपका सेंट्रल बैंक इनडिफरेंस है। वकास आई एम सो सॉरी, आई होप यू आर कंफर्टेबल। अगर मैं आरबीआई बोल रहा हूं तो आप सेंट्रल बैंक सुनिए उसको। ठीक है, आप कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स में मत घुसना। ठीक है, मतलब या परफेक्टली फाइन गाइस, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज गाइस, आरबीआई इस समय इनडिफरेंस है। इनडिफरेंट है मतलब कि आप मेरे से आके या तो शॉर्ट टर्म में अनसिक्योर्ड लोन ले लो या लॉन्ग टर्म में अनसिक्योर्ड लोन ले लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बट अगर आरबीआई ने बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया, समझना, आरबीआई ने अगर, आरबीआई ने अगर इस रेट को इंक्रीज कर दिया, कीपिंग दिस रेट कांस्टेंट, राइट, इसका क्या मतलब है? क्या आरबीआई लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लेंडिंग को डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा है क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या समझ में आ रहा है आपको? आरबीआई डिस्करेज कर रहा है आपको कि आप लंबे समय के लिए मेरे से पैसा लेके मत जाओ। आप मेरे को देखना, बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर कोई चीज सबसे सुप्रीम होती है ना, सबसे सुप्रीम होती है, वो दो चीजें होती है। एक होता है एएलएम, असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, यस और नो?
पूरा पूरा डिपार्टमेंट होता है, 800 900 एक 1,000 आदमी काम करता है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है। वार कैलकुलेशन पता है आपको, वैल्यू एट रिस्क का जो कैलकुलेशन होता है, समझ रहे हो आप? वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेशन जो होता है, ये सब यही डिपार्टमेंट्स करते हैं। कादिमेंदी वीडियो देखना अपना यूट्यूब पर जाके, पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा वार का। ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर किसी का इंटरेस्ट रिस्क साइड में जाने का है ना, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो। ठीक है। अब प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर बैंक रेट इंक्रीज कर दिया तो आरबीआई डिस्करेज कर रहा है लेंडिंग को, लॉन्ग टर्म लेंडिंग को डिस्करेज कर रहा है। सुनिए, अगर आरबीआई को रियल स्टेट के बढ़ते हुए प्राइस को सडनली रोकना है, तो क्या आरबीआई बैंक रेट इंक्रीज कर देगा क्या? अरे रेपो रेट तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, बट बैंक रेट भी इंक्रीज कर देगा ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। सब लोग बिल्कुल क्लैरिटी मिल रही है कि आपको? आप देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है जिससे आप इन्फरेंस निकाल सकते हो। समझ रहे हो? वेरी गुड। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर दोनों रेट सेम हैं तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लूंगा ही क्यों? मैं फिर बोल रहा हूं ना, यही चीज है असेट लाइबिलिटी मिसमैनेजमेंट। बैंक को क्या पैसा आरबीआई से उधार लेने में मजा आता है क्या? नहीं। आप समझो, बैंक आरबीआई के पास जाएगा तो 6.75% देना है, लेकिन उसी की जगह अगर कासा डिपॉजिट आ गया, कॉर्पोरेट ने डिपॉजिट कर दिया करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, एफडी बन गई, ठीक है, तो इससे बहुत कम इंटरेस्ट देना है ना बैंक को। तो बैंक तो खुद नहीं चाहता आरबीआई से जाके लोन लेने का मतलब। क्या समझ में आ रहा है आपको? बैंक खुद नहीं चाहता कि आरबीआई से लोन लूं मैं, बैंक तो चाहता है पब्लिक डिपॉजिट मिले मेरे को, ताकि मैं 3% 4% 5% पे पैसा मिल जाए। ठीक है। समझ में आ रहा है? और बैंक आर बिहाइंड कासा बुक्स ओनली। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। बैंक को कॉर्पोरेट डिपॉजिट चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है। क्या ये समझ में आया है सबको? ए टू जेड। वैसे ही प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वैसे ही सुनिए, अगर आरबीआई को तुरंत इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, मैं बताऊंगा, पूरा डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, इन्फ्लेशन, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, सब डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है। अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि पीपल आर केयरलेसली स्पेंडिंग मनी, राइट, उसके कारण इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आरबीआई बताऊं क्या करेगा? एक तो आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करेगा, और दूसरा इंक्रीज कहां करेगा? क्या वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को बढ़ा देगा क्या, बैंक रेट को कांस्टेंट रख के? क्या आई एम ओके इफ यू आर गोइंग एंड बाइंग अ होम ऑन लोन, राइट, बट आई डोंट वांट यू टू स्पेंड ऑन क्रेडिट कार्ड्स? यस और नो? मेरे को नहीं चाहिए कि आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर ज्यादा स्पेंडिंग करो। ठीक है। जैसे ही क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग डिस्करेज होगी, ठीक है, जैसे ही ये डिस्करेज होगा, देखिए सुनिए मेरी बात, क्या ये इमीडिएट उसका डाउनलोड होता है कि इकोनॉमी में? नहीं, टाइम लगता है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आरबीआई ने कल को मान लो रेट गिरा दिए, तो क्या जरूरी है कि बैंक रेट गिराए? नो 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 नो। अभी शशिकांत दास कहीं गए थे, ही जस्ट वेंट टू सम कॉलेज और सम यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट, ए ही केम टू इंदौर, आई एम सो सॉरी, अरे ही केम टू इंदौर, इंदौर आए थे वो, तो उनसे स्कूल स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि आप बैंक के रेट्स के ऊपर क्यों नहीं कंट्रोल रखते हो? क्या आरबीआई बैंक का रेट डिसाइड कर सकता है क्या, कि एसबीआई कितने रेट में पर्सनल लोन देगा, कितने रेट में कार लोन देगा, कितने रेट में एजुकेशन लोन देगा? क्या उसमें कोई कैप लगा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कम लगा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा अगर करेगा तो क्या फ्री कंपटीशन की स्पिरिट खत्म हो जाएगी ना बैंकिंग इंडस्ट्री से? फिर तो आप कैप ही कर दिया ना आपने, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में ही आ गया, फिर तो फेयर कंपटीशन कैसे बचा? ठीक है, अगर आप बराबर मौका नहीं दोगे तो। यस और नो? आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। रिवर्स रेपो के अंदर क्या होता है? रिवर्स रेपो के अंदर जब बैंक्स पब्लिक जब बैंक के पास जाके बहुत ज्यादा पैसा जमा करने लग जाती है, ठीक है, और फिर वही होता है, बैंक का असेट लाइबिलिटी मिसमैनेज हो जाता है, असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट पुअर हो जाता है बैंक का। समझना, बैंक के पास जो पब्लिक पैसा आके जमा करती है, सुनिए मेरी बात, बैंक के पास जो पब्लिक पैसा आके जमा करती है,
वो बैंक के लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है? इज इट अ असेट फॉर द बैंक और द लाइबिलिटी फॉर द बैंक? इट इज लाइबिलिटी फॉर द बैंक, वेरी गुड। बैंक के लिए लाइबिलिटी है। अब अगर मान लो जितनी स्पीड में पैसा जमा हो रहा है उतनी स्पीड में बैंक्स लोन नहीं दे पा रही है, समझना। अरे पूरा सर्कल है, मैं वही तो बोल रहा हूं। पब्लिक क्यों पैसा जमा कर रही है जाके? क्योंकि पब्लिक के पास एक्स्ट्रा पैसा है, हाँ कि ना? या तो पब्लिक के पास एक्स्ट्रा पैसा है या फिर स्टॉक मार्केट कोई दूसरा अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हो आप? तो मनी का फ्लो ज्यादा है इस समय मार्केट में। जब ऑलरेडी पब्लिक के पास इतना पैसा अवेलेबल है, मैं बताऊंगा सैमसन, इट्स अ रॉन्ग इन्फरेंस। आप 2020 यहाँ नहीं लेके आ सकते। पूरा बात करेंगे आज, मेरे को बस थोड़ा टाइम दो। जब पब्लिक के पास बहुत ज्यादा पैसा ऑलरेडी अवेलेबल हो, इतना ज्यादा अवेलेबल है कि वो 3.5%, 4%, 5% पे पैसा जमा करने तैयार है बैंक के पास, ठीक है? तो क्या वो लोन लेने जाएगी क्या बैंक से? समझ रहे हो? अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लोन नहीं बटेंगे भाई, लेकिन उस स्पीड में लोन नहीं बिकेंगे ना। तो बैंक के पास क्या इकट्ठा हो जाएगा? बहुत ज्यादा कैश। बैंक के पास क्या इकट्ठा हो जाएगा? बहुत ज्यादा कैश इकट्ठा हो जाएगा। बैंक को क्या कैश पसंद है? बिल्कुल पसंद नहीं है। बैंक इमीडिएटली क्या करेगा? आरबीआई के पास जाएगा। सुनिए मेरी बात। बैंक इमीडिएटली आरबीआई के पास जाएगा। बैंक बोलेगा आरबीआई मेरे को एक काम कर यार, मेरे से है ना बॉस, ये 20,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी दे दे मुझे, यस और नो? क्या वो बैंक आरबीआई के पास जाके आरबीआई से सिक्योरिटी खरीद लेगा क्या? विथ विथ एन एग्रीमेंट, ठीक है, कि आई विल कम एंड आई विल सेल इट टू यू अगेन एट अ हायर रेट। क्या समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल सेम ट्रांजेक्शन है, रिवर्स रीपरचेज ट्रांजेक्शन, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रीपरचेज ट्रांजेक्शन। क्या समझ में आ रहा है सब लोगों को? ए टू जेड सब लोगों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? पक्का भाई? चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सेम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो होता है, क्या आप एसबीआई गोज टू आरबीआई फॉर डिपॉजिट मनी, बट इस केस के अंदर नो कोलेट्रल। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इस केस के अंदर नो कोलेट्रल। सर व्हाट अबाउट नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक? वेरी गुड। आप देखना, जितने भी नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं ना, वो किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ मैप्ड रहते हैं। आप समझ रहे हो? मैपिंग होती है उनकी। इसका मतलब ये है, स्पेशली दोज हु आर कमिंग फ्रॉम टीयर 3 टीयर 4 काइंड ऑफ एरियाज। क्या कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं आपके लोकेलिटी में बड़े? जैसे इंदौर में इंदौर प्रीमियम कोऑपरेटिव बैंक, इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक, पंत संस्था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं उसके, ठीक है? तो वो क्या नहीं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं, आप समझो उसको डायरेक्टली आरबीआई रेगुलेट करता है। आप समझिए मेरी बात, ठीक है? जैसे नैनीताल बैंक, वेरी गुड विनय, यू आर देयर, यू आर इन नैनीताल, ठीक है? नैनीताल बैंक है, ठीक है? अब नैनीताल बैंक जो है ना, वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक नहीं है। तो नैनीताल बैंक को वो किसी बैंक के साथ मैप कर देंगे। किसके साथ मैप कर दिया? जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मैप कर दिया। तो अब नैनीताल के लिए, नैनीताल बैंक के लिए आरबीआई कौन हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। क्या समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? सिमिलरली, प्लीज प्लीज, यस यस, बिहार कोऑपरेटिव बैंक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है? आईएफएससी भी मैप होता है सर, सब कुछ मैप होता है। समझ में आ रहा है आपको? यूपी बड़ौदा बैंक, सब 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 सब, ठीक है? कोई कोलैटरल नहीं होगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में, कोई कोलैटरल नहीं होगा। सब लोग अपने अपने बैंक्स का नाम लिखने चालू कर दिए। कोई कोई कोलैटरल नहीं होगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर, ठीक है? समझ में आया आपको? इतना समझ में आया, ठीक है? अब ये जो एक्सचेंज होता है ना आरबीआई का, कि सिक्योरिटी बेच के रीपरचेस करना, ये करना वो करना, ये जिस सेटअप में होता है उसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आप देखोगे मंडे टू फ्राइडे ओपन मार्केट ऑपरेशंस का टाइम होता है 9 AM to 5 PM, और सैटरडेज को शायद 9 AM to 2 PM, ऐसा कुछ टाइम होता है। नॉट श्योर अबाउट सैटरडे का टाइम, बट मंडे टू फ्राइडे टाइम इज सेम। सर ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब? शेयर बाजार होता है क्या? हाँ शेयर बाजार होता है।
बट उस शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा ना, वो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स का होगा जो आरबीआई के पार्टिसिपेंट्स है। मतलब क्या बैंक्स आरबीआई का पार्टिसिपेंट है क्या? क्या बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन का पार्टिसिपेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या एमएनसी बैंक्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या आरबीआई खुद पार्टिसिपेंट होता है क्या बैंक का? क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज हो सकता है क्या पार्टिसिपेंट? आप बैंक से लो पैसा, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या आरबीआई से बड़ा हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। आपको पता है लास्ट क्वार्टर में एसबीआई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से ज्यादा मुनाफा पोस्ट करा है, 18,000 करोड़। ठीक है। बिल्कुल सही उत्कर्ष, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स। अब देखिए क्या होता है इसका, मैं रियलिटी चेक देता हूँ आपको। ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप टाइम व्हेन आई वाज परसुइंग इंटर्नशिप सीए में, तो हम लोग इलाहाबाद बैंक का ऑडिट करते थे। ट्रेजरी ब्रांच का ऑडिट होता था, उसमें बहुत बड़ा ऑडिट होता था। वो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर थे, ट्रेजरी ब्रांच का ऑडिट करते थे। तो वहां पर क्या होता है ना, डीलर्स होते हैं। हर्षद मेहता याद है आपको? हर्षद मेहता डीलर ही थे मनी मार्केट के। समझ रहे हो? वो डीलर आज भी अवेलेबल हैं, वो सेम डीलर्स होते हैं, वो आज भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये होता है, आप तो डेफिनेटली अब प्लेटफॉर्म है, बट उसके बावजूद भी आप डीलर के थ्रू ही डील करते हो। ठीक है। तो सेटलमेंट उस टाइम पीरियड के दौरान हो जाएगा, बट एक डीलर होगा जो आपके पास आएगा और आपसे पूछेगा कि क्या आपको पैसे की जरूरत है। ठीक है। और क्योंकि उसको पता है कि कोई ऐसा बैंक है जिसके पास सिक्योरिटी है, जिसके पास पैसा है। ठीक है। और उसको सिक्योरिटी खरीदनी है। ठीक है। और डीलर इसमें बीच में ब्रोकरेज लेता है। जो डीलर का ब्रोकरेज होता है, दैट इज लाइक 0.0000000 सम%। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर। अरे रोज की उठापटक हो जाएगी ना, हजारों करोड़ों रुपए की। ठीक है। छोटा चिल्लर अमाउंट नहीं है ना, 2 4 5 लाख 10 लाख करोड़ थोड़ा है, कहीं 1,000 करोड़ रुपया हो सकता है। अब देखिए, क्या आरबीआई अग्रेसिवली, सुनना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्या आरबीआई एग्रेसिवली ओपन मार्केट ऑपरेशंस में उतर सकता है कि अगर आरबीआई को फंड फ्लो बढ़ाना और कम करना है तो? इसका मतलब ये है, अगर आरबीआई ने बोल दिया कि जितनी सिक्योरिटी आओ मैं सब खरीदने तैयार हूं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? आरबीआई अगर अग्रेशन में आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस के दौरान, तो आरबीआई क्या इकोनॉमी के अंदर इन्फ्यूज करना चाहता है क्या मनी को? खरीदने तैयार हूं मतलब आप मेरे को सिक्योरिटी दो, मैं आरबीआई हूं, आप आके मेरे को सिक्योरिटी दो, मैं आपको पैसा दूंगा। मेरे को एक बात समझाना, बिल्कुल बैंक्स विल बूम। ठीक है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, आप सिर्फ मनी सप्लाई समझो, इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या होगा 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा लास्ट में। ठीक है। आप न्यूज पढ़िए, आरबीआई मार्केट ऑपरेशन हेल्प्ड बैंक्स इन फंडिंग ड्यूरिंग कोविड, सेज स्टडी। ठीक है। क्या कोविड के दौरान वो प्रॉब्लम हुई थी क्या कि लोगों के पास तुरंत जरूरत थी कि पैसा आए? है ना? सब के सब पूरा आरबीआई ने इंजेक्शन शुरू कर दिया था एक इकोनॉमी में। उस जब कोविड जैसी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है ना, एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है ना, तब आरबीआई को एक एक्सट्रीम मेजर लेना पड़ता है। वो एक्सट्रीम मेजर होता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। ठीक है। और ये यूएस ने भी करा था, और ये आरबीआई ने भी करा था। बिल्कुल सही है, इट इज लिक्विडिटी इंजेक्शंस। ठीक है। सर, इसके अंदर भी आरबीआई आता है और आरबीआई बोलता है कि मैं इतने रुपए की सिक्योरिटी खरीद लूंगा। नहीं, इट इज नॉट अबाउट प्रिंटिंग मनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्या मनी प्रिंटिंग करने से इकोनॉमी की कंडीशन कभी भी सुधर सकती है क्या आपके हिसाब से? क्या वो आपको लगता है दैट इज द रीजन वाई? कैन नेवर बी दैट, राइट? हाइपर इन्फ्लेशनरी कंडीशन, $1 ट्रिलियन का नोट है जिम्बाब्वे में, $1 ट्रिलियन, बाप रे बाप। $1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे में, यस। वेनेजुएला में, यस। ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। सर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और क्वांटिटेटिव ईजिंग में फिर फर्क क्या है? फर्क ये है भाई कि यहां पर जो होता है ना, यहां पर अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी जो होती है वो डिफाइंड होती है। मतलब आरबीआई बोलता है कि हम इस तारीख को आएंगे और हम इतने 1,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी खरीद खरीद लेंगे आपसे। ठीक है। क्या समझ में आ रहा है आपको? वहां पर आरबीआई के पास सेट टारगेट रहता है कि मेरे को इस समय इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ इतनी लिक्विडिटी ही इंजेक्ट करनी है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस और क्वांटिटेटिव ईजिंग में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस है कंट्रोल्ड लिक्विडिटी इंजेक्शन का। क्या समझ में आ रहा है?
क्वांटिटेटिव ईजिंग में वो कंट्रोल्ड वे में लिक्विडिटी डालेगा मार्केट के अंदर। अगर आरबीआई ने, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आरबीआई ने अगर जरूरत से ज्यादा लिक्विडिटी डाल दी मार्केट में, तो क्या होता है मार्केट में जब लिक्विडिटी आती है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, व्हेन योर पॉकेट्स आर हैवी, ठीक है, क्या आप खर्च करने के पहले सोचते हो क्या? नहीं। आप समझो ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी राइट। आपकी जेब में ₹1,00,000 पड़ा है, आप 100 रुपए की चीज खरीदने के लिए बार्गेन थोड़ा ना करोगे किसी से, ठीक है। आपको अगर जाना है तो यूल नॉट गो थ्रू बस ना, यूल इमीडिएटली बुक ओला। बट उसकी जगह आपके पास पड़ा ही 50-100 रुपया जेब में, तो यूल गो विद बस, ठीक है। जब लिक्विडिटी जरूरत से ज्यादा इंजेक्ट हो जाती है, सुनिए, तो क्या इन्फ्लेशन आएगा क्या इकोनॉमी के अंदर तुरंत? क्या इन्फ्लेशन आएगा क्या तुरंत इकोनॉमी के अंदर? ठीक है, इसके लिए मैंने यूट्यूब पे एक एग्जाम्पल दिया था। कितने लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब का वीडियो नहीं देखा है मॉनेटरी पॉलिसी का? आई एम नॉट ट्राइंग टू रिप्लेस दिस सेशन विद दैट, प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं देखा है ना आप लोगों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझिए मेरी बात, प्लीज अंडरस्टैंड। इधर जिन्होंने देखा है आप जाओ 5 मिनट आराम से रिलैक्स करो, ठीक है, खाना वाना खा के, प्लीज अंडरस्टैंड। सिर्फ 5 मिनट, हाँ, उसके बाद नहीं। मठे वाला पलटू राम, ठीक है। अब देखना भाई, आपको पहली इंटर्नशिप मिली, ठीक है, उस पहली इंटर्नशिप में आपको मिले 1500 रुपए। आप 1500 रुपए लेके घर जा रहे हो, रास्ते में आपको एक मिठाई की दुकान दिखी, आपने मिठाई वाले से बोला कि सेठ, ये मिठाई कितने रुपए किलो दी है? उसने बोला 280 रुपए की 1 किलो। आपने बोला यार 280 रुपए तो बहुत ज़्यादा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू लाइक वॉट, क्लोज टू माई 8-9 डेज ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो आप एक काम करो ना सर, 7-8 डेज ऑफ एफर्ट, आप एक काम करो, उसको 250 रुपए कर दो। उन्होंने बोला चलो ठीक है, लाओ 250। अब क्या हुआ, अब आपकी जॉब लग गई, और आपकी जॉब लग गई, आप बहुत पैसे वाले हो गए, ठीक है, आपके पास ज़्यादा पैसा है इस समय, आप फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरे हो आप उसी मिठाई वाले की दुकान में। अब सेठ कौन किसको बोलेगा? अब मिठाई वाला आपको सेठ बोल रहा है, आओ सेठ, ठीक है, आओ सेठ। और उसने देख लिया अरे तो फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरा है, ठीक है, मिठाई दे दो। उसने बोला सर 300 रुपए किलो है। आपने क्या करा, आपने 500 का नोट निकाल के उसकी तरफ दिया, बोले कीप द चेंज। वो मिठाई वाला घबरा गया, बोले ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो जादू हो गया है। दूसरा आदमी आया, दूसरे आदमी की जेब में भी बहुत पैसा है, प्लीज अंडरस्टैंड, दूसरे आदमी की जेब में भी बहुत पैसा है। उसने बोला यार इसको भी ट्राई करता हूँ 300 में बेचने का। 300, ठीक है, उसने भी 500 का नोट दिया। मिठाई वाला बोलता है कीप द चेंज, बोले नहीं नहीं 200 वापस दे भाई, ऐसे थोड़ा होता है कीप द चेंज, हर हर बार कीप द चेंज नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड। तो क्या मिठाई वाले को ये समझ में आ गया कि जो मेरी मिठाई पहले 280 और 250 रुपए किलो में मिलती थी, 280 और 250 में मिलती थी, अब वो 300 तक में बिक रही है? आई होप ये समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। ये जो आप महंगाई देख रहे हो पिछले 1-2 साल में, क्या ये कोविड के दौरान जो लिक्विडिटी इंजेक्ट करी थी उसका परिणाम है क्या? आप प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आपको समझ में आ रहा है? ये सब चीजों को पूरी साइकिल कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है सर। कोविड के दौरान लिक्विडिटी इंजेक्ट करना बहुत जरूरी था। कोविड के दौरान अगर क्योंकि उस समय तो बात सर्वाइवल पे आ गई थी ना, दैट इज एक्सट्रीम कंडीशन, इट हैपेंस वंस इन 100 ईयर, वो एक्सट्रीम कंडीशन थी, ठीक है। तो सालों में एक बार कभी ऐसी कंडीशन होती है, यस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अंदर जो होता है ना, इन्फ्लेशन के अंदर क्या जीडीपी की ग्रोथ रुक जाती है क्या? नहीं, जीडीपी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, आप मेरी बात समझो, जीडीपी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, बट उसके साथ प्राइस भी इंक्रीज होता जा रहा है। क्या समझ में आ रहा है आपको? उसके साथ प्राइस भी इंक्रीज होता जा रहा है। आप देखिए, आरबीआई जो होता है ना, हर सेंट्रल बैंक का क्या एक टारगेट इन्फ्लेशन होता है क्या? जैसे आरबीआई को आप देखोगे तो आरबीआई का टारगेट इन्फ्लेशन है 5%, 4% है, 4% है, ठीक है, 4% विथ ±1-2, है ना। हम 1-2 का प्लस माइनस ले लेंगे इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि जैसे ही वो 6% चला जाता है, तो क्या आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के मेजर्स लगाना शुरू कर देती है क्या? समझ रहे हो आप? जैसे ही 6% चला जाता है कि आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल लगाने के,
और जैसे ही वो 3% 2% से नीचे आ जाएगी इन्फ्लेशन, तो इसको डिफ्लेशन बोलेंगे, उल्टा जा रहा है, समझ रहे हो? तो आरबीआई के लिक्विडिटी इंजेक्ट करना शुरू करेगी क्या धीरे धीरे। अब आप समझना अगली बार, इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, अभी आई थी 3 हफ्ते पहले की बात है, ठीक है। मैंने शायद किसी ने पूछा भी था मेरे को, मैंने बोला था कि शायद 0.25% अगर बढ़े तो 25 बेसिस पॉइंट कम ज़्यादा हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए प्लीज़ ध्यान दीजिए, इन्फ्लेशन का फिगर, जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए मॉनेटरी पॉलिसी के जस्ट पहले, दैट नंबर वाज नॉट इन डिक्रीजिंग ट्रेंड। इसका मतलब क्या, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है क्या कंटिन्यूसली, है ना? इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है कंटिन्यूसली। इस समय अगर आरबीआई अपना रेपो रेट कम कर देती तो ये तो और लिक्विडिटी इंजेक्ट हो जाती ना मार्केट में, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल थोड़ा ना होता, महंगाई और बढ़ जाती, समझ रहे हो आप, और बढ़ जाता। तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस फॉर आरबीआई, प्लीज अंडरस्टैंड, ये तो बहुत ऑब्वियस था आरबीआई के लिए कि आरबीआई रेट कट नहीं करेगी, ठीक है। उसने क्या करा, उल्टा सीआरआर एसएलआर बढ़ा दिया है, ठीक है, सीआरआर एसएलआर बढ़ा दिया है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब सीआरआर और एसएलआर क्या होता है वो मैं समझा दूंगा, मैं लास्ट में समझाता हूँ, वेरी गुड, प्लीज अंडरस्टैंड। वो भी एक तरह का टूल होता है एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, प्लीज अंडरस्टैंड। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग कब होती है, हर क्वार्टर में एक बार होती है क्या? इट हैपन्स एवरी क्वार्टर, बाई मंथली होती है, 4 मीटिंग होती है। क्या एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर सकती है कि आरबीआई के प्रोग्रेटिव पे? जैसे कोविड के टाइम आप देखो कंटिन्यूसली सिटिंग्स हो रही थी, हर 15-20 दिन के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी पे अपडेट आ रहा था, ठीक है, आरबीआई कुछ ना कुछ अपडेट दे ही रहा था। सर इन्फ्लेशन, क्या आपको इन्फ्लेशन बेसिक समझ में आया है क्या? अब इसके अंदर इन्फ्लेशन की कैटेगरी होती है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, वो सब मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ अभी। आप पहले बेसिक समझो इन्फ्लेशन और रिसेशन के अंदर डिफरेंस। रिसेशन में क्या होता है ना, अब रिसेशन की डेफिनेशन भी कंट्रीज ने अपने अपने हिसाब से दे रखी है। कोई कंट्री बोलती है तीन लगातार 3 क्वार्टर अगर आपकी जीडीपी डी ग्रोथ रही, मतलब कंटिन्यूसली 9 महीने अगर जीडीपी गिर रही है, तो विल से दैट यू आर इनटू रिसेशन, ठीक है। कोई कुछ कंट्रीज बोलती हैं कि 2 महीने अगर रही और जीडीपी गिर रही है, ठीक है, तो यू आर इनटू रिसेशन, समझ में आ रहा है? बट कई कंट्रीज ऐसी होती हैं, अच्छा एक मिनट, अब रिसेशन में क्या होगा, क्या जीडीपी की ग्रोथ जब गिरती है, समझना, और मार्केट के अंदर फ्लो ऑफ फंड इज नॉट अवेलेबल, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मार्केट में फ्लो ऑफ फंड इज नॉट अवेलेबल, द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इज डाउन, मार्केट में फंड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, रेट्स आर गोइंग डाउन, दैट्स ओके, रेट्स भी गिर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी लोग खरीदने तैयार नहीं है। समझना ऐसा क्यों होता है, जब कंटिन्यूसली रेट गिरते हैं तो क्या लोग कॉशियस हो जाते हैं कि अभी रुक जाओ और गिरेगा। ध्यान है आपको, हमने देखा था इन्वेंट्री गेन इन्वेंट्री लॉस में देखा था ना, याद है आपको? कनेक्ट करो उससे, अपोलो ट्यूब्स टायर, प्लास्टिक, प्लास्टिक की मॉलिक्यूल के रेट गिर रहे थे, तो उन्होंने होर्डिंग करना बंद कर दिया कि और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है ना, जब बाइंग बंद हो जाती है विद इन एंटिसिपेशन कि रेट विल फॉल फर्दर इन फ्यूचर, तो क्या पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ये मैं पहले भी समझाया हुआ है वैसे, इकोनॉमिक मैंने इन्फ्लेशनरी स्पाइरल समझाया है आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटी गिर जाती, इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरेगी तो क्या मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्या, बैंक के, कंपनीज के, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट होगा। क्या ले ऑफ जैसी कंडीशन बनती है क्या? क्या ले ऑफ जैसी कंडीशन बनती है क्या? आप समझ रहे हो? अगर ले ऑफ जैसी कंडीशन बन रही है मार्केट में, अभी आपने देखा ना, सुनना, अभी रिसेशन नहीं आया था, उसके बावजूद इतनी सारी कंपनीज ने ले ऑफ करे थे, रिसेशन नहीं आया कहीं भी, उसके बाद अमेजॉन, बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ करे थे, जिनपैक्ट, एक्सेंचर, फेसबुक, एक्सेप्ट एप्पल आई बिलीव सब ने करे, बट दैट वाज देयर प्रोएक्टिव मेजर, समझ रहे हो? उनको ऐसा था कि बाद में तो निकालना ही पड़ेगा, उसके पहले निकाल दो, सो दैट रिसेशन का इम्पैक्ट कम से कम आया। अच्छा, गूगल ने भी रिसेंटली करा, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट, थैंक यू सो मच, ठीक है। जब ये रिसेशन जब ये रिसेशन लंबा टन जाता है ना, बहुत आगे तक टन गया, लंबा टन गया रिसेशन, ठीक है, जब ये रिसेशन लंबा टन जाता है ना, तब उसको क्या बोला जाता है,
जब रिसेशन बहुत लंबा, एब्सोल्युटली राइट, डिफ्लेशन। ठीक है, अपन अब इस पे बात करते हैं। देखो आप आरबीआई कैसे काम करता है। सबसे पहले इधर देखो, ये ये जो पॉइंट है ना, दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां से रेट का गिरना शुरू हुआ है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सब प्राइम क्राइसिस, है ना। जैसे ही सब प्राइम क्राइसिस हुआ, आरबीआई ने क्या करा, सबसे पहले तो रेट ड्रॉप करे। और कैसे रेट ड्रॉप करे, क्या 50% का ड्रॉप है क्या, ये ऑलमोस्ट देखो आप, ऑलमोस्ट 8% था पहले, और 8% से सीधे कम करके आप 4% पे लेके आ गए। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप है। और आप देखो कितना स्टीप ड्रॉप आया है, सट्ट से गिराया। क्यों? क्योंकि उस समय जरूरत पड़ गई थी कि लिक्विडिटी को इंजेक्ट करा जाए। और फिर आप देखो, कुछ टाइम के लिए वो चीज कांस्टेंट रही, ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो चीज कांस्टेंट रही, और फिर उसके बाद धीरे धीरे रेट ऊपर बढ़े। सिमिलर थिंग हैपेंड इन 2020 ऑल्सो। See this, there is this immediate drop. For a good period of time it was stagnant, ठीक है, एंड उसके पहले इट वाज, उसके बाद ग्रेजुअली इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। जब आरबीआई को लगा कि नहीं, अब फंड फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आरबीआई ने धीरे धीरे रेट बढ़ाना शुरू करे। आप मेरे को एक बात समझाओ, क्या ऐसा जरूरी है कि आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन तुरंत कम हो जाए? समझो, मैं फिर बता रहा हूं, मैंने पहले आपको क्या केविएट दिया, एक इंडिकेटर से कुछ नहीं होगा, मल्टीपल चीजें काम करनी पड़ेगी। अभी मान लो भयंकर फ्लड आ जाए, ठीक है, इंडिया में भयंकर फ्लड आ जाए, भयंकर ड्रॉट आ जाए, अब आरबीआई कितने भी रेपो रेट कम कर दे, ज्यादा कर दे, उसका कोई इम्पैक्ट है क्या? अरे खाना ही, समझ रहे हो आप, कुछ उगा ही नहीं है, सब खत्म हो गया है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इन्फ्लेशन पे। क्या रेनफॉल भी एक इंडिकेटर है क्या, जो डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन पे? रेनफॉल कैसा हुआ है? अभी सोयाबीन बोने का टाइम है, हाँ सोयाबीन बोने का टाइम है, ठीक है, ये सोयाबीन और वीट इस समय बोया जाएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यस, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर प्रॉब्लम करी, रेनफॉल ने क्रिएट करी, तो क्या ये बेसिक नेसेसिटी जो होती है, कमोडिटीज, इन सब के प्राइस राइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सिमिलरली अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ेंगे। द मोमेंट पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ा, आपने द मोमेंट फ्यूल एनर्जी पावर का प्राइस बढ़ाया, क्या वो प्राइस हाइक इमीडिएटली डाउनलोड होगा क्या नीचे? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी है, खत्म ही हो गया ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही महंगी हो गई ना, सब कुछ महंगा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आरबीआई कोशिश करता है कम ज्यादा करने की, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। तो आपको एक हॉलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है।